प्रीवियस टॉपिक के अंदर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने बायो एलिमेंट को पढ़ा था। आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कि जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं, लिविंग चीज़ें हैं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स एंटिटी से मिलकर बनी होती हैं। आज हम देखते हैं कि लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले हम देखते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, आपस में कैसे ज्वाइन होती हैं और कैसे हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म बनता है। इनको समझने से पहले हमारे पास कुछ तीन ये टर्मिनोलॉजी है। नंबर वन हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी। हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये इतना सिंपल नहीं है जितना हम समझते हैं, बल्कि ये क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। और जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे काम करने की मियाद बढ़ती जाएगी। अगर हम मैमल की बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन का या इंसान की हम बात करें तो उसका जो ब्रेन है सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉम्प्लेक्स है। तो जब मोस्ट कॉम्प्लेक्स है तो उसके अंदर काम करने की सलाहियत भी ज़्यादा होती है, थिंकिंग की, सोचने की जो भी है। तो मतलब क्या, लिविंग एंटिटीज के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जस्ट सिंपल नहीं होती। नंबर दो हमारे पास क्या है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म। जो भी हम खुराक खाते हैं हमारे बॉडी के अंदर चली जाती है। सपोज करें अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो क्या हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज होगा या मेंटेन रहेगा? तो रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म होते हैं क्या करते हैं, हमारी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। इसके सपोज कैसे, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस 37 के ऊपर हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम में क्या करते हैं, मैक्सिमम स्पीड से क्या करते हैं, वर्क करते हैं। अगर टेम्परेचर कम या ज्यादा हो जाए तो एंजाइम के जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे, डीनेचर हो जाएंगे। कैसे, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो एंजाइम के मॉलिक्यूल के दरमियान वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है। तो मतलब क्या, ये अगर रेगुलेटरी मैकेनिज्म ना होता तो हमारी बॉडी ठीक तरीके से काम ना कर पाती। इसके बाद तीसरा हमारे पास क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। ऑर्गेनिज्म के अंदर जो लिविंग कंटेंट है उसको हम प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इसको हम किस नाम से, प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सबसे क्या होता है, बहुत अहम होता है। तो इन दोनों का कलेक्टिवली हम प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं कि हमारे पास पहला लेवल कौन सा है, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। जितनी भी लिविंग या नॉन लिविंग चीजें हैं एटम से मिलकर बनी हुई है। किससे मिलकर बनी हुई है, एटम से मिलकर बनी हुई है। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ ए यूनिट, जिस उस यूनिट का नाम क्या है, एटम। अब ये एटम आगे क्या करता है, मुख्तलिफ छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बना होता है। उन छोटे छोटे हिस्सों का हम क्या नाम, सब एटॉमिक पार्टिकल। अब इन सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोटॉन आ जाता है, न्यूट्रॉन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है। Living and non-living things are made up of a unit called atom. These atoms are made up of proton, neutron and electron. हमारे पास ये फर्स्ट लेवल था। इसके बाद दूसरा हमारे पास लेवल कौन सा है कि जब ये एटम आपस में जुड़ते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एलिमेंट कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं पाए जाते। अगर हम कुछ नोबल गैसेस की बात करें तो वो पाई जाती हैं जो हमारे फिजा के अंदर मौजूद हैं। लेकिन अगर हम लिविंग की बात करें तो लिविंग के अंदर कभी भी एलिमेंट आइसोलेटेड फॉर्म में यानी अलग-अलग फॉर्म में नहीं पाए जाते, बल्कि क्या करते हैं, या तो आयोनिक बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े होते हैं या कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं। अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें, सिंपल कि हमारे पास सोडियम है और क्लोरीन है। सोडियम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है इसके आखिर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट शेल के अंदर। इसी तरह हमारे पास क्लोरीन के आखिरी मदार के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे के आयनों के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। इसके बाद अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन क्या करते हैं, इन दोनों के आखिरी शब्द के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये क्या करते हैं, 3 शेयर करके आपस में क्या करते हैं, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाते हैं, इसकी वजह से आपस में जुड़ते हैं। अब आगे हमारे पास क्या है, टेस्ट, किसकी बुनियाद पर टेस्ट है, बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। कि हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है, कुछ का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, कुछ का साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट इसको हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर मैक्रोमॉलिक्यूल, कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, हाई होता है। क्या होता है, हाई होता है। इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, स्टार्च और प्रोटीन आ जाते हैं। कि ऐसे मैक्रोमॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ज्यादा होगा, उसको हम क्या नाम देते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल, जिसके अंदर हमारे पास स्टार्च और प्रोटीन वगैरह आ जाते हैं। इसके बाद दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, मैक्रो, नाम से पहले मैक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा। कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, लो होगा, कम होगा, उसको हम क्या नाम देते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल, जिसके अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, वाटर वगैरह आ जाते हैं। इसके बाद ये तो बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट के वजन की बुनियाद पर हमने क्या किया, इसको क्लासिफाई किया था। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंस, कि कार्बन और हाइड्रोजन की मौजूदगी की बुनियाद पर इसको हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो इसको आगे हम दो हिस्सों में, नंबर 1 हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, नंबर 2 हमारे पास है ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में फर्क क्या है, कि अगर ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद होंगे, क्या कार्बन और हाइड्रोजन अगर दोनों मौजूद होंगे तो उनको हम नाम देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का। क्या नाम देंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके अंदर हमारे पास ग्लूकोज आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास अमीनो एसिड वगैरह आ जाता है, जैसे C6H12O6 हमारे पास आ जाता है। इसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन आइसोलेटेड फॉर्म में पाए जाएंगे, इकट्ठे नहीं होंगे। जिस तरह हमारे पास क्या है, CO2 है और H2 है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंस, इसको हमने दो हिस्सों में तकसीम किया। नंबर 1 क्या हमारे पास ऑर्गेनिक थे, कि ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद होंगे, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देंगे, जिसके अंदर ग्लूकोज और अमीनो एसिड वगैरह आ जाते हैं। और दूसरे हमारे पास क्या आते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कि जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन अलग-अलग पाए जाएंगे, इकट्ठे नहीं पाए जाएंगे, आइसोलेटेड फॉर्म में होंगे, उनको हम नाम देंगे इनऑर्गेनिक का, जिसके अंदर हमारे पास CO2 और H2O आ जाता है। इसके बाद मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, कि वैसे ह्यूमन की बॉडी 16 बायो एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, और इनमें से सबसे जो ज्यादा है वो कौन से, हाइड्रोजन है हमारे पास, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, और इसके अलावा सल्फर है। अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर सबसे ज्यादा बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। जब बैक्टीरिया क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के जरिए सल्फर क्या करता है, प्रोड्यूस करते हैं, तो सबसे मैक्सिमम अमाउंट सल्फर किसके अंदर पाई जाती है, बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। तो इसके बाद आगे हमारे पास इसके कुछ एग्जांपल है। मैक्रोमॉलिक्यूल की हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है, ATP है, AMP है, फैटी एसिड वगैरह एंड सो ऑन। तो आज के लिए इतना ही काफी है।